शुरू करते हैं अपना थर्ड लेक्चर इन द कंपटीशन एक्ट 2002। आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सेशन के अंदर जिसके अंदर हम कंप्लीट ये करने वाले हैं कंपटीशन एक्ट। साथ ही साथ आप सबके लिए गुड न्यूज है कि अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। आप पिन कर जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर फर्स्ट पिन कर दिया है मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, सो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ कनेक्ट भी कर सकते हो और वहां पे मैं आपको इसकी पीडीएफ क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए कंपटीशन एक्ट को हम शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आई एम CS प्रवेश बंसल and I have experience in teaching more than 2 years. So definitely आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में एक बेहतरीन चीज ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 की, तो ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है पहले कौन सा एक्ट हुआ करता था, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, जो कि इफेक्टिव हुआ था 1970 से। बेसिकली अगर मैं एक बात लॉजिकल सोचूं कि ये कंपटीशन एक्ट आया क्यों, तो इसका एक ही मुख्य कारण था कि जो लोग मोनोपोली करना चाहते हैं, या फिर जो लोग प्राइस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक शॉप है और मान लीजिए 4 शॉप है कोई भी, ठीक है, और चारों शॉप ने क्या क्या मिलकर डिसाइड किया कि हम जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चारों शॉप अगर एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, 1 2 3 4 5, इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो सेम रेट पे बेचेंगे और सब ने प्राइस 30% इंक्रीज कर दिए, 40% इंक्रीज कर दिए, ऐसे वो इंक्रीज करते ही चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो ओवरऑल समस्या वाली बात यह है कि भारत के अंदर भी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती चली जाएगी। तो यहां पर फ्री कंपटीशन रखने के लिए, मतलब आप कुछ भी ऐसे अपने प्राइस नहीं बढ़ा सकते हो, इसके लिए एक अलग से कॉन्सेप्ट रखा गया। बेसिकली किसी को भी अलाउ किया गया कि आप मार्केट के अंदर आके वो बिजनेस कर सकते हो। आप अपने प्राइस पे बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहां पर सप्लाई ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहने वाला है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो एक्ट है बनाया गया। और बेसिकली इसका मोटिव क्या था, इसका मोटिव ये की था कि हमें प्राइस को कंट्रोल करना है, लोगों की ये जो दिक्कतें हैं इन सबको क्या करना है, कंट्रोल में लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इस एक्ट की, तो बाद में क्या हुआ, बाद में 1999 के अंदर एक नई कमेटी का गठन हुआ और वहां से कंपटीशन एक्ट बना जो कि 13 जनवरी 2003 को लागू हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बन सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, समझ आई बात। इसके बाद बात करते हैं अमेंडमेंट एक्ट। बाद में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी कि कैट, ये दो बने। ठीक है, और बेसिकली अगर CCI की मैं बात करूं तो यहां पर जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 6 ऐसे मेंबर होते हैं मैक्सिमम में, और मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 मेंबर यहां पर होते हैं। ठीक है, क्या आपको चीज यहां तक समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपने बात करते हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव वैसे तो आपको पता लग ही गया है ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन अपना काम है बताना। तो देखिए ध्यान से ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस को खत्म करना। ठीक है, प्रिवेंट करना, इनको बचाना, मतलब कंपटीशन को बचाना कि मार्केट के अंदर कंपटीशन बचा रहे। ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति ही प्राइस को बढ़ाते चले जा रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, या फिर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि हम इसको सस्ते में बेचेंगे, या फिर कोई एक चीज के साथ दूसरी चीज बेचने की बात चल रही है कि जब भी कोई सामान बेचो तो ये चीज साथ में बेच देना। ठीक है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, बिड डिगिंग। ये सब चीजें जो प्रैक्टिस होती है, बैड प्रैक्टिस, इन सब चीजों से रोकने का ही क्या रहेगा, काम रहने वाला है। ठीक है, प्रमोट करना सस्टेन कंपटीशन, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड
एडवोकेसी करना कि जिसके अंदर अवेयरनेस हो, गवर्नमेंट के पास अवेयरनेस हो, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, इन सब के पास इतनी अवेयरनेस हो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस बारे में ध्यान में रखा हुआ है कि वो आपके साथ गलत नहीं होने देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, कि वो किसी भी हालात में जो सिचुएशंस हैं उनके साथ गलत नहीं होने देने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं किस पार्ट की, डेफिनेशन पार्ट की। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला क्या है, एक्यूजिशन। एक्यूजिशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति, एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। जब भी कोई एक कंपनी दूसरी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, एक्यूजिशन। चाहे डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो। एक्वायर, एग्री टू एक्वायर, चाहे एक्वायर कर लिया हो या एग्री हो गया हो कि एक्वायर कर लेंगे, क्या चीज, उस कंपनी के शेयर्स, उस कंपनी के वोटिंग राइट्स या उस कंपनी के असेट्स। क्या क्या, उस कंपनी के शेयर्स, वोटिंग राइट्स या उस कंपनी के एसेट, और कंट्रोल ओवर किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर या एंटरप्राइजेस के ऊपर। अगर कंट्रोल कर लिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्यूजिशन बोलते हैं। तो बेसिकली चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि मान लो ए ने बी की सब्सिडरी है, ए बी की, जो बी है वो क्या है, सब्सिडरी है, और ए क्या है, होल्डिंग है। ठीक है, अब बी ने कंट्रोल कर लिया सी का, तो इनडायरेक्टली ए ने ही तो कंट्रोल किया है, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली क्या हो गया, ए ने ही तो कंट्रोल किया है। तो इस सिचुएशन को अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्विजिशंस। ठीक है, कि सामने वाले को पता भी नहीं लगा और इनडायरेक्टली एक्विजिशन कंट्रोल जो है इसने कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, एपेलेट ट्रिब्यूनल किसे कहा जाता है, तो एपेलेट ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, बेसिकली नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, या फिर एक और है जिसको अपने क्या बोलते हैं, कैट। ठीक है, कंपटीशन एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, कैट। बेसिकली ये जो मैटर्स हैं वो अब कहां ट्रांसफर होने लग गए, नेकलेक्ट में ही ट्रांसफर होने लग गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्टल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्टल। कार्टल का मतलब क्या होता है कि एसोसिएशन, यानी कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब क्या मिलकर कोई एग्रीमेंट करते हैं कि हम क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे कि हम मार्केट में सामान नहीं आने देंगे। हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने प्रोडक्शन को। हम ये कोशिश करेंगे कि ये कंट्रोल हो जाए, अटेम्प्ट कर रहे हैं कि उस चीज प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सके, सेल, प्राइस, ट्रेड, गुड्स प्रोविजन इन सर्विसेज जो भी उनके पास है उनको क्या कर सके, मार्केट में शॉर्टेज कर सके, ताकि उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए और उसके बाद मार्केट में जब सप्लाई करे तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्लान कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो इसका मतलब कार्टल कर रहा है। क्या कर रहा है, कार्टल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है। तो जो भी स्टूडेंट सीएस या सीएमए कर रहा है उनके लिए स्पेशली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझते जाएंगे। कंज्यूमर का मतलब अगर गुड्स की भाषा में देखें तो जो गुड्स को खरीदता है, सर्विसेज की भाषा में जो सर्विसेज को हायर करता है, इंक्लूडिंग गुड्स जो कि हु यूज सच गुड विद परमिशन। ऑब्वियस ही बात है, कंज्यूमर परमिशन से ही लेगा, पैसा देगा तभी तो उसको गुड्स मिलेगा, ऐसे थोड़ी उठा के कुछ भी ले जाए। और उसके बाद जो सर्विस की बेनिफिट उठाता है, लेकिन वो व्यक्ति इंक्लूड नहीं होते हैं कंज्यूमर की परिभाषा में जो व्यक्ति गुड्स को खरीदते हैं रीसेल के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल पर्पस के लिए भी खरीदा है और वो सिर्फ अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड के लिए है, सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए छोटी मोटी कमर्शियल कर रहा है, तो वो अपने कंज्यूमर ही कहलाएगा। ठीक है, और या फिर उसका कनेक्शन है यूज ऑफ गुड एंड प्रॉफिटिंग एक्टिविटी सच प्रॉफिट ऑन द स्मॉल स्केल, बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर अगर वो काम कर रहा है। नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन। नेक्सस का मतलब क्या होता है, कनेक्शन। ठीक है, तो बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर अगर व्यक्ति काम कर रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर ही बोलेंगे। क्या आपको चीज समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी घबराने की बात नहीं है। देखो, मैं आप सबका एक बड़ा भाई हूं और इसीलिए आपको बेनिफिट के लिए बता रहा हूं कि डेफिनेटली आपको क्या हो, इसका बेनिफिट हो। ठीक है, इसी के लिए इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं ताकि आप सबको क्या मिले, इसका भरपूर बेनिफिट मिले। क्लियर होगी बात। नाउ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किसे कहा जाता है,
2B ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट में डिफाइन है, कोई भी रिटर्न ओरल एग्रीमेंट ऑफ द प्रोडक्शन सेल अगेंस्ट द लॉ क्या माना जाएगा, हमेशा वॉइड माना जाएगा। तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट। कोई अगेंस्ट द लॉ अगर कोई भी एग्रीमेंट बना रहा है तो क्या माना जाएगा, वो एंटी अवॉइडेंस एग्रीमेंट माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम हर एक चीज को फिक्स प्राइस में ही बेचेंगे, और ये फिक्स प्राइस क्या रहेगा, वो इन दोनों की मोनोपोली है किसी प्रोडक्ट में कि हम तो भाई हर साल 20% 100% बढ़ा देंगे इसका रेट। आज पार्ले जी बिस्किट का पैकेट 10 रुपए, अगले दिन हम 100 रुपए कर देंगे, उसके अगले दिन 200 रुपए कर देंगे, खरीदेगा कौन? अगर पार्ले जी जो बिस्किट है उसके कंपैरिजन में और भी बिस्किट सनफिस्ट है और भी इसी क्वालिटी के बिजनेस आने लग गए ना, तो लोग क्या हो जाएंगे, शिफ्ट आउट हो जाएंगे। तो कंपटीशन को मेंटेन तो रखने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने प्राइस को डाउन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सीसीआई को ये पता लगता है, तो अगर सारे फैक्टर सेक्शन 3 के मैच हो जाते हैं तो वो एक एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट कहलाएगा। अगर सेक्शन 3, तो यहां से क्वेश्चन बनता है सेक्शन 3 वाला। सेक्शन 3 का आपके सामने क्या आता है, क्वेश्चन आता है। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सेक्शन 3 से एक क्वेश्चन पक्का बनता है, 5% का आपके कवर करता है सीएमए से, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से पक्का बनता ही बनता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं कि कंपटीशन में एग्रीमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। कंपटीशन में एग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब क्या हुआ, सेम लेवल ऑफ द कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको बोला कोई बिस्किट इंडस्ट्री के अंदर है, तो बिस्किट इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कि बिस्किट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने ले लेते हैं पार्ले जी वर्सेस गुड डे। एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, ठीक है, मुझे नहीं पता शायद ये सेम ही हो, पर अपने वैसे बात कर ले कि पार्ले जी वर्सेस गुड डे। तो यहाँ पे दोनों बिस्किट है, सेम लेवल पे काम करते हैं, तो सेम लेवल का कंपटीशन इनके बीच में। ठीक है, और वहीं पे डिफरेंट लेवल का कंपटीशन क्या है कि अगर मैंने कोई भी वीट, अगर मैंने जूट का प्राइस बढ़ाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि फैब्रिक का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि डिफरेंट लेवल के ऊपर क्या करना, कंपटीशन को देखना। एग्जाम्पल के ऊपर जैसे कि टाई अप एग्रीमेंट होता है, एग्जाम्पल के ऊपर क्या है, टाई अप एग्रीमेंट। टाई अप एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जैसे डिफरेंट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर टाई अप एग्रीमेंट का अंदर जैसे सेल ऑफ द वन प्रोडक्ट प्लस टाइड विद द अनदर प्रोडक्ट विच इज नॉट यूजफुल। आपने एक प्रोडक्ट को बेचा और ये इंटेंशन से बेचा कि भाई इसके साथ हम दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर देंगे जिसका कोई यूज नहीं है उसकी लाइफ में। जब उसकी लाइफ में कोई यूज ही नहीं है तो वो व्यक्ति उस खरीद के क्या करेगा उसको, लेकिन फिर भी हम उसको चिपका रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं कि भाई अगर आपको ये चीज खरीदनी है, अगर आपको ये चीज खरीदनी है तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, दूसरी चीज भी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, सो देयर में बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कि जिसका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है उसका प्रोडक्ट बेचने का ये शॉर्ट तरीका लगाए कि इसके बिना पाड़नी पड़ेगी, ए के बिना, तो उसके साथ बी को भी चिपका के बेच दो। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं भारत के कंपटीशन को, और इसका मेन रीजन इस सेक्शन के अंदर ही बताया गया है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक्टिविटी जो एडवर्स इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो एडवर्स इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, कंपटीशन के ऊपर, तब वो क्या कहलाता है बच्चों, तब उस केस में कहलाता है कि वो एक प्रकार का टाई अप एग्रीमेंट यानी कि वर्टिकल एग्रीमेंट है, एक प्रकार का एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है। ठीक है, कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं ध्यान से सुनते चले जाइएगा, और एक एक चीज को नोट जरूर अगर आप करना चाहते हैं तो इट्स गुड, नहीं करना चाहते तो ये आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात क्या है, एनी एग्रीमेंट, कोई भी प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा किसके लिए हो जो एडवर्स इफेक्ट करते हैं कंपटीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, तो वो क्या होंगे, पहली बात वॉइड होंगे। यहां तक समझ में आया। दूसरा, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो एंटरप्राइजेस एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग कार्टल, सब सब मिलकर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो माल बेचेंगे वो इतने पे ही बेचेंगे या इतने पर ही खरीदेंगे। ठीक है, कि भाई परचेज प्राइस लोग अगर खरीदना चाहते हैं तो इसको इतने में ही बेचना है, लोग अगर बेचना चाहते हैं तो लोगों को हम ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि वो इससे सस्ते में नहीं बेच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपने क्या कर रहे हैं, लोगों को अपने डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं कि आप जो हमारी मोनोपोली है उसको आप क्या करिए, मेंटेन करिए। ठीक है, मोनोपोली को क्या करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अगली बात कर रहे हैं लिमिट एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन, कि हम जो चीज है उसको क्या करना चाह रहे हैं, लिमिट करना चाह रहे हैं कि अब अगर कोई भी चीज मार्केट के अंदर अगर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी,
लिमिट के अंदर रहेगी। हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं सब चीजों को कि अब जो चीजें जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक लिमिटेड वे के अंदर रहेगी। ज्यादा मार्केट में सप्लाई हो जाएगी तो मार्केट का प्राइस गिर जाएगा, कम सप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा मार्केट में, अगर सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे, तो उसके बाद मार्केट में डिमांड भी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो सब इंटेंशन से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर द मार्केट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। भाई एक जियोग्राफिकल एरिया को मद्देनजर रखते हुए हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने सारा का सारा एक जगह ही शिफ्ट कर दिया ताकि लोगों को परेशानी हो, ताकि उसका कॉस्ट बढ़ जाए, ताकि हम क्या कर सकें, बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम उठा सकें, ठीक है। किसी एक जगह पर क्या कर देना, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले जाना, तो ये क्या इंटेंशन दिखा रहा है सामने वाले की कि आप क्या करना चाहते हो, अपनी प्राइस को इंक्रीज करना चाहते हो, कोई एक प्रोडक्ट की स्पेशली डिमांड इंक्रीज करवा देना, ठीक है। वो सब चीजें क्या होती है, नॉर्मली क्या कहलाती है कि आप क्या कर रहे हो, एडवर्स इफेक्ट कर रहे हो। बिड रिगिंग करना मतलब सेवरल कंपनी डिसाइड कर लेती है कि एक ही कंपनी को क्या मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, तो सारी कंपनी हायर बिड डालती है और ऑब्वियसली ये फेयर गेम नहीं है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए 10 कॉन्ट्रैक्ट आए, कोई कंस्ट्रक्शन के 10 कॉन्ट्रैक्ट आए, ठीक है, और 10 में से एक कंपनी का डिसाइड हुआ कि भैया इस बार कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे, तो सारे बिड हाई डाल दो, भी एक कम डाल देगी तो उसको मिल जाएगा। वैसे बाद में डिसाइड हुआ तो अब बी को मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो सारे बिड हाई डाल देंगे, इसको मिल जाएगा। इस तरीके से सबने मिलकर क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया। तो ये सब चीजें क्या नहीं, क्योंकि फेयर नहीं है, सब कोई सबको पता है कि क्या क्या बिड डाल रहे हैं, ये सब चीजें क्या नहीं होती, कंसीडर फेयर नहीं होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो बेसिकली चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परचेज सेल पर कंट्रोल करना प्रोडक्शन के ऊपर, या जियोग्राफिकल एरिया के अंदर मटेरियल को एलोकेट कर देना ताकि उस एरिया में वो चीज सस्ती हो जाए, या उस एरिया में वो चीज इतनी डीप हो जाए। कंपटीशन को खराब करने का मतलब हम किसी चीज को इतना सस्ता कर दें कि दूसरे वाले जो लोग सरवाइव ना कर पाए, या फिर इतनी महंगी कर दें कि भाई और कोई उसको खरीद ही ना पाए, या खरीदे तो फिर उसके बाद क्या हो जाए कि नेसेसिटी की चीजें खरीदनी तो पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे एरिया के अंदर जहां पर कोई एक प्रोडक्ट है जो 100 रुपए का मिलता है, हर जगह 100 रुपए, आपने वहां पे सारे के सारा वहां पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया कि वो चीज 10-10 रुपए मिलने लग गई, तो जो लोग वहां 100 वाले थे सबका मार्केट खराब हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो इट इज ए कॉम्पिटिशन का जो केस है वो यहां पर लगेगा। ऐसे बहुत से केसेस बनते हैं, ऐसे बहुत से केसेस बने भी हैं, जैसे जब जियो ने वो किया था ना कि फ्री के अंदर देने लग गए थे वो लोग, तो एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि भाई अब क्या होगा, ठीक है। तो कंपटीशन कमीशन ने उसके बाद ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और बाद में इस केस को रफा दफा कर दिया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि एग्रीमेंट ऑन परचेज और सेल, कोई भी एग्रीमेंट होता है परचेज सेल पे, ये अप्लाई होता है कंडीशन पे कि परचेज अदर गुड्स ऑन विद द प्रिंसिपल गुड। यहां पे मान लो ऐसी कंडीशन लगाई है कि अगर आपने कोई गुड खरीदा है तो इसके साथ आपको दूसरा गुड भी क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, डील विद ओनली वन सेलर नॉट विद अदर, कि आपने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि हमेशा एक ही सेलर के साथ क्या की जा रही है, डील की जा रही है। जैसे आप मान लो आप कंपनी के कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, और आप सिर्फ एक के साथ डील कर रहे हो, आपको बी सी डी जो भी लोग आते हैं उन सबको क्या दे रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, सिर्फ डील ही एक के साथ कर रहे हो ताकि ये इकलौता क्या करे, मार्केट में हाइप कर सके। तो ये क्या हो रहा है, कंपटीशन की कमी, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं मानता हूं आपका राज है, लेकिन फिर भी कंपटीशन को आप खराब नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट यानी कि रिस्ट्रिक्टिंग द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उस एरिया में हम सामान बेचेंगे ही नहीं, जो चीज नेसेसिटी है और इस एरिया में आप कह रहे हो हम सामान बेचेंगे ही नहीं, तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, कहीं ना कहीं आप कंपटीशन को खराब कर रहे हो, ठीक है। कोई अगर ब्रांड वैल्यू है, स्पेसिफिक ब्रांड के अंदर डील कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रिफ्यूजल टू डील, आप सामने वाले व्यक्ति के साथ डील करने से भी मना कर रहे हो। तो मार्केट के अंदर जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति को अगर आप सामान देते रहोगे तो उसका कंपटीशन इंक्रीज नहीं हो पाएगा और वो जैसे चाहे उस रेट में माल सामान को बेचेगा, ठीक है। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस यानी कि आपने बायर को ये बोला, मान लीजिए आपने कोई चीज किसी को सेल करी, जब आपने किसी को, आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, आप क्या है, मैन्युफैक्चरर,
ठीक है, आपने सेल करी ए को और ये बोला कि अब से अगर तुम आगे बेचोगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो 1000 रुपए से नीचे नहीं बिकना चाहिए, 1000 रुपए से नीचे नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, तो अब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि इससे नीचे आप नहीं बेच सकते हो ये प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन क्या हो रहा है, यहाँ पर खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है कि मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो ये आदमी के पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप डिस्काउंट दे सकें। हर व्यक्ति को अगर 1000 रुपए की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति जो है अपनी तरफ से डिस्काउंट वगैरह अलॉट नहीं कर सकता। ठीक है, बेनिफिट के बारे में अगर सोचता है तो 1100 का बेचेगा, पर ये व्यक्ति 1000 रुपए से नीचे इस चीज को नहीं बेच सकता। कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कई लोगों को कंपटीशन से आउट कर देगी, क्योंकि वो मार्केट के अंदर स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, सेलिंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ठीक है, ये कई जगह अच्छा भी होता है कि ठीक है एमआरपी जो दे दिया इससे कम में नहीं बेचना, या अगर ज्यादा की बात करें, अगर मैं बोल दूं कि इससे कम में नहीं बेच सकते तो भाई 10,000 से नीचे ये चीज बेचनी नहीं चाहिए किसी को भी। तो अब ये जो 10,000 वैल्यू है ये तो कोई कोई खरीदेगा ना, मार्केट में कंपटीशन तो कहां से सरवाइव कर पाएगा आप बताइए। ठीक है, कई जगह होता है कि इससे ज्यादा नहीं खरीदें तो अच्छी बात है, एमआरपी तो होनी चाहिए कि एमआरपी से ज्यादा नहीं खरीदना है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बोले इससे कम में नहीं बेचना तो ये एक बहुत ही रॉन्ग सिचुएशन बन सकती है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको चीज ठीक लग रही है? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई इन्फ्रिंज कर रहा है कॉपीराइट या पेटेंट, या फिर कोई व्यक्ति बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, तब उस केस के अंदर उसको ये सब चीजें कोई देखने की जरूरत नहीं है। देखो कॉपीराइट के जैसे मैकडी है, तो मैकडी कह रहा है कि भाई मैं तो मेरे बर्गर ही बेचूंगा, मैं क्यों बेचूं बर्गर किंग के। ठीक है, तो कोई कंपटीशन में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा दूसरे व्यक्तियों को। ठीक है, तो वो अपना कॉपीराइट बचा रहा है, अपनी कॉपीराइट के हिसाब से काम कर रहा है, तो वो कर सकता है, चाहे वो सस्ते में दे चाहे वो महंगे में दे। ठीक है, ये उसकी डील है। ठीक है, पर वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा, ऑब्वियस सी बात है, टैक्स वैक्स लगा के वो चीज उतनी महंगी तो हो ही जाएगी कि उसको भी इक्विवेलेंट ही पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द सेक्शन नंबर 3। आप एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जैसे मर्जी, आपको ये 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अबाउट सेक्शन नंबर 4, जो की बात करता है अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन। कोई व्यक्ति जो डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है, जो पूरे मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट की मोनोपोली लेकर बैठा है और वो अपनी पोजीशन को मिसयूज कर रहा है, वो अपने प्राइस को इंक्रीज कर रहा है कि ठीक है लोगों को वो खरीदना भी जरूरी है और उसके बिना रहा भी नहीं जा रहा, तो लोगों को क्या कर रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक क्या होगा कि वो अब्यूज कर रहा है डोमिनेंट पोजीशन को। ठीक है, तो कोई भी एंटरप्राइजेस अपनी पोजीशन को क्या नहीं कर सकती, अब्यूज नहीं कर सकती है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई एंटरप्राइजेस इंपोज कर रहा है अनफेयर प्राइस, या फिर कंडीशन दे रही है डिलीवरी के बाद, या फिर कोई भी लिमिट रिस्ट्रिक्शन प्रोडक्शन ऑफ द गुड, भाई यहां पे माल कम भेजो, यहां पे माल ज्यादा भेजो, यहां पे माल आप जो है शॉर्टेज कर दो, इस टाइम शॉर्टेज कर दो, इस टाइम बढ़ा दो, अगर कोई ऐसी कंडीशन लगा रही है, या फिर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही जा रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो है इंक्लूडिंग द पेडिट्री प्राइस का मतलब क्या होता है, इसका बेसिकली मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर बिलो कॉस्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लो 10 शॉप है, अपनी शॉप को बचाने के लिए वो अपनी कॉस्ट से भी नीचे बेच रहा है, लॉस में बेच रहा है सामान। तो जब कोई व्यक्ति लॉस में बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे लोगों का बिजनेस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और कंपटीशन कमीशन ये नहीं चाहता है किसी का बिजनेस क्या हो, खराब हो। ठीक है, तो उस चीज को बचाने के लिए बेसिकली क्या होता है, ये सारा प्रोविजन अप्लाई होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी एंटरप्राइजेस जो है वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकती है। फिर अपने बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशंस एंड दिस रेगुलेशन सेक्शन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखिए। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, मर्जर करना, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी बनना, या a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बनना। अमलगमेशन, एक्यूजिशंस, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए बन जाना, b खत्म हो गया a में इंडल्ज हो गया। तो ऐसा कोई भी मर्जर एक्यूजिशन होता है तो दूसरे कंपनी के जो असेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, पहली कंपनी में मर्ज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी बन गया। ठीक है, तो ए के और बी के जो असेट्स थे, मान लो इसके 1000 करोड़ के थे, इसके 1000 करोड़ के थे, अब दोनों के मिलकर कितने हो गए, 2000 करोड़ के हो गए। क्या आपको चीज समझ में आई?
तो अब एबी के कितने हैं? 2000 करोड़। तो वैसे ही जो असेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी कंपनी जब अमलगमेटेड हो जाती है, नई कंपनी जो बनी वो क्या बनी? अमलगमेटेड कंपनी। जो नई कंपनी मर्ज हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं? अमलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, जैसे एक्स लिमिटेड ने 70% शेयर एक्वायर कर लिए वाई लिमिटेड के, तो उसका कंट्रोल किसके पास चला गया? एक्स के पास चला गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कंपनी को एक्वायर करते चले जाओगे। मोनोपोली को मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी कंपनी जो काम करना चाहती है उन सबको पैसा दिया, एक्वायर किया, चलो भाई अब हमारा कंपटीशन खत्म, हम मोनोपोली के अंदर आ गए। तो अगर कहीं पे भी वो एडवर्स इफेक्ट डालता है कंपटीशन को, तो उस केस में क्या कर दिया जाएगा? उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति उसकी कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट करने के बाद सारा एक्शन हो जाता है। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट है कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो भैया बहुत तगड़ा गेम हो जाएगा फिर। ठीक है, याद कर लोगे इसको? चलिए इसको अब याद करते हैं, अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से हम इस चार्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कॉम्बिनेशन बनाता है, तो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद सबसे पहली बात, अगर वो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड इंडिविजुअल है, ठीक है, दो कंपनीज है इंडिविजुअल है, दो फर्म्स है इंडिविजुअल है, अगर उन दोनों के असेट मिलकर 2000 करोड़ से ज्यादा हो गए भारत में, और या फिर उनका टर्नओवर 6000 करोड़ से ज्यादा हो गया भारत में, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन जो होता है, वो उस कॉम्बिनेशन के लिए आपको सीसीआई से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बोथ केसेस के अंदर दोनों कंपनी में जो आप भारत के बाहर भी अगर है, तो कंबाइंड असेट अगर 1 बिलियन से ज्यादा, इसके साथ इंक्लूडिंग 1000 करोड़ की भारत में प्रॉपर्टी हो, असेट हो, या फिर टर्नओवर भारत के बाहर $3 बिलियन, या फिर 3000 करोड़ भारत के अंदर हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन के सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो क्या बन गया? एक कॉम्बिनेशन बन गया, जिसके लिए यू हैव टू परमिट विद सीसीआई। सीसीआई इस चीज को जरूर देखेगा कि कहीं ये एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा है। ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप की टाटा टीसीएस भी है, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा मोटर्स भी है, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा कंसल्टेंट, जो और भी कंपनीज हैं, सारी की सारी ज्वेलरीज वाली कंपनीज भी हैं, सारी कंपनीज जो है टाटा की इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे टाटा इलेक्सी, ठीक है, ये सब। तो ये जो असेट होता है, अगर सबका असेट एक्सीड 8000 करोड़ है, और टर्नओवर किसका है? ग्रुप्स दोनों मिल गए, दो ग्रुप्स मिल गए, तो उसका टर्नओवर अगर कितना है? 24,000 करोड़ है भारत के अंदर, या फिर अगर वो भारत के बाहर है, इंडिया, दोनों बाहर बाहर मिला के असेट $4 बिलियन से ज्यादा है, और अगर असेट 1000 करोड़ से ज्यादा है, और टर्नओवर कितना है? $12 बिलियन, और साथ ही साथ इसका 3000 करोड़ अगर भारत के अंदर टर्नओवर बनता है, तो उस केस में अपने क्या मानेंगे कि वो कंपनी जो है क्या है? कॉम्बिनेशन के अंदर आ गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए अपने एक एग्जाम्पल देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप एग्जाम्पल ध्यान से समझना। मान लो रिलायंस कंपनीज हैं, ठीक है, ये ग्रुप है पूरा, और इस ग्रुप के पास टोटल 4 कंपनीज हैं। पहली कंपनी है एक्स लिमिटेड, दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, तीसरी कंपनी है ए लिमिटेड, चौथी कंपनी है बी लिमिटेड। ये चारों कंपनी जो है वाई लिमिटेड, वाई कंपनी की क्या है? ग्रुप कंपनी है। अब जो बी लिमिटेड है, इसने कोई एक कंपनी को एक्वायर किया जो कि है सी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड ने कोई कंपनी को एक्वायर किया सी लिमिटेड। इस पूरे ग्रुप का सेट अगर मैं बात करूं, असेट्स की बात कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड के पास जो असेट्स हैं, एक्स के पास जो असेट्स हैं, वेट अ सेकेंड, एक्स लिमिटेड के पास जो असेट है, मान लेते हैं अपने 1000 करोड़। ठीक है, कितने हैं इसके पास? 1000 करोड़। वाई लिमिटेड के पास मान लेते हैं अपने 2000 करोड़। ठीक है, और वहीं पे ही बी लिमिटेड के पास मान लेते हैं 1000 करोड़, जिसने एक्वायर किया कंपनी को जो 2000 करोड़ की है। जिसने एक्वायर किया कंपनी को वो कितने की है? 2000 करोड़ की है। तो अब एक बात बताओ,
Wait a second, I don't know what's happening here. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में फिर से आते हैं। ये मान लेते हैं अपने 1000 करोड़ की, ये मान लेते हैं अपने 2000 करोड़ की, ये अपने मान लेते हैं 1000 करोड़ की, और ये अपने मान लेते हैं 2000 करोड़ की। ये है असेट्स। सबसे पहली बात ये है कि इस ग्रुप कंपनी के पास जो असेट्स हैं वो कितने हैं टोटल। भाई असेट जो है वो टोटल इस ग्रुप कंपनी के कितने हैं, टोटल 4000 करोड़ के असेट्स हैं। और इसको जब इसने मिलाया तो ये क्या हो गया, 4000 प्लस 2000 यानी कि 6000 करोड़ रुपीस के क्या हो गए इसके पास, असेट हो गए। ठीक है, तो ग्रुप कंपनी के अंदर 8000 करोड़ की लिमिट है तो 6000 करोड़ क्रॉस नहीं किया। अब मान लो ए लिमिटेड के पास भी 3000 करोड़ रुपए के असेट थे, असेट है। तो अब बताओ टोटल कितना हो गया, ये हो गया यहां पर 7 + 2 कितना हुआ, ये 3 4 5 6 7 7 + 2 यानी कि 9000 करोड़ रुपीस। जब 9000 करोड़ रुपीस हो गया है तो यहां पर चाहे इस ग्रुप ने, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप ने क्या किया है, एक्वायर किया है किसी एक कंपनी को, इस ग्रुप के किसी मेंबर ने एक्वायर किया किसी एक कंपनी को, तो डेफिनेटली इस पूरे ग्रुप का जो असेट है वो कितना हो गया, 9000 करोड़, जो कि डायरेक्टली फेच किसको कर रहा है, ऑल ग्रुप के असेट को। ऑल ग्रुप के असेट को जो है 9000 करोड़ यानी 8000 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है किसको फेच करेगा, बताइए, कॉम्बिनेशन को फेच करेगा। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आपको किसको जंप करना है, सेक्शन नंबर 6 में जंप करना है। अगर कॉम्बिनेशन कोई भी एडवर्स इफेक्ट करता है तो वॉइड माना जाएगा, अगर नहीं करता तो डिस्क्लोज करो अपनी डिटेल 30 दिन के अंदर अंदर कि हमने जो कॉम्बिनेशन किया है वो बिल्कुल सही है, इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या लेनी पड़ेगी, बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, जो भी आपने कॉम्बिनेशन किया है उसके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा वो आपको बताना पड़ेगा, किसको, कंपटीशन कमीशन को। फिर उसके बाद आपको जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो इफेक्ट जब तक नहीं करेगा जब तक 210 दिन पूरे नहीं हो जाते कमीशन के नोटिस के बाद। जैसे कमीशन ने आज नोटिस दिया, ठीक है, इस नोटिस के 210 दिन के अंदर अंदर 210 दिन के बाद आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होगा। ठीक है, 210 दिन के बाद आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट बात करें कमीशन की, तो क्या आपको ये चीज समझ में आई। ठीक है, कमीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ओनली 1 ईयर फ्रॉम द कमीशन ऑफ द इंक्वायरी, कॉम्बिनेशन फॉर इंक्वायरी, यानी कि कमीशन चाहे तो 1 साल के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन फॉर इंक्वायरी के लिए लेके आ सकता है। उसके पास क्या होगा, सिर्फ 1 साल होगा इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है, अगर जैसे इंक्वायरी की रिसिप्ट ऑफ नोटिस, इंक्वायरी कोई किसी व्यक्ति कोई भी अगर नोटिस आ जाता है कि आप इसकी इंक्वायरी करिए इस कॉम्बिनेशन की, कहीं से पता लगता है भाई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, तो वो नोटिस के बाद क्या करेगा, इंक्वायरी शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, या फिर हर 2 साल के अंदर वो वैल्यू ऑफ असेट क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। जैसे वैल्यू ऑफ असेट ऊपर कितना था, 8000 करोड़, पहले 6000 करोड़ हुआ करता था। टर्नओवर पहले 18000 हुआ करता था और अब कितना हो गया, ये 24000 करोड़ हो गया। ठीक है, हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। क्या आपको चीज समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, ठीक है, नो कॉम्बिनेशन शैल इफेक्ट अंटिल 210 days। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके से प्रोसीजर होता है, सबसे पहले कोई भी कमीशन शो कोज नोटिस देता है उस पार्टी को कि हम आपके ऊपर एक्शन क्यों ना लें, आप इसका कारण बताइए। उसके बाद कोई भी वो रिस्पॉन्ड कितने दिन में दे देती है, 30 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड दे देती है। उसी के चलते एक कॉल रिपोर्ट होती है डायरेक्टर जनरल को, डायरेक्टर जनरल 7 वर्किंग डेज के अंदर डायरेक्ट करता है पार्टी को
और पार्टी 10 दिन के अंदर अंदर उनके डायरेक्शन के अंदर रिस्पॉन्ड दे देती है कि आपने जो हमसे डिटेल मांगी है कि कॉम्बिनेशन किसी प्रकार से गलत नहीं है, इस चीज का प्रूफ करने के लिए इनके पास इतना टाइम रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी इफ यानी कोई भी पर्सन अगर इफेक्टिव होता है इस कॉम्बिनेशन से, किसी छोटे व्यापारी को या किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है, तो वो 15 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है। कमीशन जो होता है वो अगले 15 दिन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकती है कि भाई आपके कॉम्बिनेशन से ये लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बताइए कि इसका क्या सोल्यूशन है। फिर इसके बाद पार्टी अगले 15 दिन में क्या करेगी, एक्सपायरी से सबमिट कर देगी वो डिटेल। ठीक है, 45 डेज ऑफ द एक्सपायरी के अंदर ये बताया जाएगा कि क्या आपका जो कॉम्बिनेशन है वो एडमिटेबल है या एडमिटेबल नहीं है। तो मैं फिर से शुरू करता हूं। सबसे पहले शो कोज नोटिस गया, जनरली उनको लगता है कि ठीक है हमें कोई गड़बड़ लग रही है, शो कोज नोटिस कमीशन ने भेजा। फिर उसके बाद कॉल रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट वगैरह भेजनी है तो 30 दिन के अंदर पार्टी रिपोर्ट भेज देगी। कोई भी कॉल रिपोर्ट भेजनी है तो वो उनको भेजी जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर, डायरेक्शन दे देगी कि भाई आप मुझे भाई ये चीज का जवाब दीजिए। 10 दिन के अंदर डायरेक्शन का जवाब आ जाएगा। इसी दौरान इनके पास 15 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो वो बता देंगे, अगले 15 दिन के अंदर कमीशन पूछ लेगा, अगले 15 दिन के अंदर पार्टीज बता देगी। और जैसे ही पूरा हुआ उसके 45 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, कमीशन को एक डिसीजन देना पड़ेगा कि नो कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं है, कॉम्बिनेशन गलत है। अगर कोई भी उनकी डिमांड है वो अमेंडेड हो जाती है, अब जैसे हमने बोला कि कमीशन ने बोला कि नहीं सही नहीं है, तो अब क्या करेगी वो पार्टीज अपनी डिमांड को, अपने कॉम्बिनेशन को सही करेगी, कोई ना कोई चीज को घटाएगी बढ़ाएगी, जो भी डिसीजन है वो क्वेरी को सोल्व करेगी। तो क्वेरी सोल्व करने के लिए ऑर्डर के 30 दिन का टाइम होता है। अगर कमीशन एग्री हो जाता है तो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन अप्रूव हो जाएगा। और अगर एग्री नहीं होता तो क्या होगा, फिर से उसको क्या करो, मॉडिफाई करो। अब पार्टी क्या करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी। मॉडिफाई करने के लिए टाइम कितना रहेगा, 30 दिन। फिर 30 दिन का क्या ले सकते हो आप, एक्सटेंशन ले सकते हो। अगर 30 + 30 60 दिन के अंदर हो जाता है तो कमीशन क्या ऑर्डर करेगी कि ये कॉम्बिनेशन जो है इफेक्टिव नहीं है। अगर उनको लगता है कि सही नहीं है तो वो क्या देगी, इफेक्टिव नहीं है। और अगर उन्होंने नोटिस के 210 दिन के अंदर भी डिसीजन नहीं दिया ना, तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कॉम्बिनेशन सही लगा है और वो कॉम्बिनेशन को अप्रूव करते हुए अपना काम आगे कर लेंगे। क्या आपको चीज समझ में आई? तो आप इस चीज को एक बार फिर से देखोगे। सबसे पहला क्या है, 31 के अंदर जाते ही कोई भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, या तो ये डिसीजन दे देंगी या अमेंडमेंट करने के डिसीजन देगी, वो 30 दिन में अमेंड करेंगे। फिर कमीशन अगर अमेंडमेंट में एग्री हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो एक और बार फिर से मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने का टाइम 30 + 30। फिर कमीशन अगर एग्री हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ऑर्डर दे देगी नॉट इफेक्टिव। और अगर 210 दिन के अंदर भी ऑर्डर नहीं आया तो मतलब मान लो ऑर्डर ही नहीं आया तो अपने डीम्ड मान लेंगे कि उसने ऑर्डर दे दिया है ओके का। ठीक है। नाउ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक प्रकार की बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन यानी मैन में कम मैन में गो, इट नेवर एग्जिट, ये हमेशा जिंदा रहेगी, ये अपने आप में आर्टिफिशियल है। अपनी खुद की प्रॉपर्टी बाय करने का अधिकार है और इसके चेयरपर्सन होते हैं और अदर पर्सन मेंबर जो होते हैं वो 2+2 होते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो हमेशा होल टाइम मेंबर रहते हैं। ठीक है। इनका जो टेन्योर रहेगा वो 5 साल के लिए रहेगा, वन टाइम रहेगा, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति 62 ईयर में अपॉइंट हुआ तो उसके लिए 65 ईयर में 3 साल रहे, तो 3 साल ये और मतलब 65 ईयर के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है पेनल्टी प्रोविजंस की। तो पेनल्टी प्रोविजंस अपने यहां पर इस मॉड्यूल के इसके अंदर देखेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ लगती है कि अगर आपको कोई भी चीज सही नहीं लग रही है कमिश्नर द्वारा, जो कमीशन है अगर सीसीआई सही से डिसीजन नहीं ले रहा है तो मैटर आप एपलेट ट्रिब्यूनल नेगलेक्ट में भेज दो। 60 डेज के अंदर अंदर उसका डिसीजन, 60 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हो आप, अपील कर सकते हो। अगर डिसओबे किया नेगलेक्ट का ऑर्डर, अगर एपलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आपने नहीं माना है जो उसने ऑर्डर दिया, तो 1 करोड़ से लेकर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक की पेनल्टी या फिर बोथ लग सकता है। फिर अगर इसका डिसीजन भी सही नहीं लग रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए 60 डेज का टाइम मिलेगा। और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपने किसमें पढ़ेंगे, सिर्फ आपके मॉड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो कि आपको पॉइंट सारे आते हैं। और बेसिकली कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है वो इसी के साथ पूरा विराम होता है। ठीक है। तो अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो देखने हैं, उसके बाद अपने कुछ एमसीक्यू करेंगे और इसी के साथ चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। 5% के हिसाब से बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है। और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखो, स्कैनर उठाओ, स्कैनर के हिसाब से क्वेश्चन करो, आपको सारे आंसर इस बुक में से मिल जाएंगे। ऑलराइट, इस नोट्स में ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है।
ये क्लास अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो हो सकता है कि आपकी क्वेरी के साथ 10 मिनट और बढ़ जाती, लेकिन यही वे है कि हम पूरी क्लास को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइन वेयर द कॉम्बिनेशन, अगर ऐसा लगता है कि वो एडवर्स इफेक्ट कर रहा है कंपटीशन, तो कमिश्नर जो है वो ड्यू ऑल फैक्टर को रख सकता है, जैसे कि एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ द कंपटीशन, इंपोर्ट इन द मार्केट, क्या फर्क पड़ेगा ये चीज देखनी है। बैरियर्स को बढ़ा सकता है, मार्केट में एंट्री को बढ़ा सकता है, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन को चेक कर सकता है, डिग्री ऑफ काउंटरवेलिंग पावर यानी टैक्सेस को बढ़ा सकता है। ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन जो कि रिजल्ट कर रहे हैं पार्टी के कॉम्बिनेशन इंक्रीज प्राइस को, तब वो ये मानेगा कि उसका जो है एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। तो ये फैक्टर्स उसको देखने हैं। फैक्टर क्या है, बैरियर्स के बढ़ना, कॉम्बिनेशन का बढ़ना, काउंटरवेलिंग पावर का बढ़ना, इंपोर्ट्स का बढ़ना, साथ ही साथ या फिर अपने बोले कि प्राइस का इंक्रीज होते रहना। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन सस्टेन करने में दिक्कत हो रही है, अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, या पॉसिबल बिजनेस फॉल होने की प्रोबेबिलिटी है, इनोवेशंस जो है मार्केट के अंदर हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है जो विग्रेस और कॉम्पिटिटिव इफेक्टिव कॉम्पिटिटर है, तो ये सब जो कमिश्नर है वो सेम टाइम प्लेस के ऊपर ऑब्जर्व अगर करते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक मीटिंग बुला सकते हैं, सभी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं बिफोर द मीटिंग ऑफ द कमीशन। जो मेजोरिटी ने डिसाइड कर दिया वही डिसीजन क्या ले लिया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ ले लिया जाएगा। और एक मीटिंग में कितने मेंबर होने चाहिए, मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कमीशन, ड्यूटीज क्या है भाई, आपको पता ही है कि इनकी ड्यूटी यही है मार्केट के अंदर ऑब्जर्व करना कि लोग जो है वो गलत तरीके से बिजनेस ट्रेड एसोसिएशन ना करे। साथ ही साथ बैरियर्स, नए लोगों के लिए बैरियर ना बने कोई चीज, है ना। तो कंपटीशन डिटरमाइन करेगा कि एग्रीमेंट इज एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन दिस सेक्शन 3 हैव ड्यू रिगार्ड ऑल और एनी ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। क्रिएशन ऑफ बैरियर, कोई व्यक्ति बैरियर बना रहा है नए लोगों के लिए कि नहीं आप लोगों को बिजनेस नहीं करने देंगे, या फिर ड्राइविंग कर रहा है एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर आउट ऑफ द स्पेसिफाइड मार्केट, एस फोर क्लोजर कर रहा है कंपटीशन का, ब्लॉकिंग एंट्री इनटू द मार्केट, लोगों की एंट्री ब्लॉक की जा रही है, बेनिफिट कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, या फिर अपने बोले कि इंप्रूवमेंट हो रहा है प्रोडक्शन और गुड्स के अंदर ऑफ द सर्विसेज के अंदर। इंप्रूवमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो लोगों के हित के लिए नहीं है तब अपने इस चीज को देखेंगे। टेक्नोलॉजी का प्रमोशन ये सब आप कर रहे हैं, तो इस ये सब चीजें जो डिटरमाइन अगर की जाती है तो इसके अंदर माना जाएगा कि वो एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करेगी मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट शेयर ऑफ द एंटरप्राइजेस, साइज एंड सोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेस, ये सब की सब चीजें आपको यहाँ पर जो है वो देखनी है। ठीक है, इसके बाद द लास्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इट। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे कि पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या पावर है, इशू डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू पावर जारी कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो स्टाफ ऑफिसर को सैलरी डिसाइड कर सकती है, एग्जाम्पशन दे सकती है, डायरेक्शन इशू कर सकती है, या फिर सुपरसीड कर सकती है उनकी जो भी डिसीजन है इमरजेंसी के अंदर, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, 6 महीने के लिए वो इमरजेंसी प्रोविजन लगाकर क्या कर सकती है, इसको सुपरसीड भी कर सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो पूरा होता है। तो आई विश कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और मैं आपके लिए इतने ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाता रहूं और आपको जो है प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।